है उसे द्यऊ कहते हैं। ओम द्यऊ शांति, सूर्य लोक को शांत करना पड़ेगा। ओम द्यऊ शांति, अंतरिक्ष शांति। सूर्य लोक से जब द्यऊ से नीचे उतरेंगे तो अंतरिक्ष आया, जिसमें वायु है और गैसें भी हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अंतरिक्ष आया, और अंतरिक्ष अगर हमने शांत कर लिया, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। हम लोग खड़े हुए हैं, ये पृथ्वी है। हम साधारण बोलचाल की भाषा में धरती को मैया कहते हैं। ये पृथ्वी को शांत करना होगा। आज कैसे होगी शांत पृथ्वी? बहुत बृहद विचार करना है। पृथ्वी शांत होगी जब बड़ी बड़ी खनन जो खोदी जा रही हैं उनको बंद करना पड़ेगा। जो पत्थर खोदे जा रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा। पहाड़ों को खोदकर पोल किया जा रहा है, उसको बंद करना होगा। तो पृथ्वी की रक्षा हमें करनी। दूसरी साइड में जब हम देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी पर जहरीले सांप भी घूम रहे हैं। चौहान साहब बता रहे थे अभी। पृथ्वी पर बिच्छू भी घूम रहे, कांटर भी घूम रहे। साधारण रूप से आदमी डंडा लेके उनको मारने को दौड़ता है, अगर काट लिया इसने तो मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को ये आश्चर्य होगा जानकर, 1973 में दक्षिणी अफ्रीका में ये स्थिति हुई कि वहां झाड़ी बहुत है, वन बहुत है, और उन वनों से बहुत नाग सांप निकलते थे, काट लेते थे। सबसे बड़ी संख्या वहां जो मृत्यु की होती थी वो इन जहरीली जानवरों के काट लेने से होती थी। सरकार से कहा गया, अपील की गई। सरकार ने एक वहां कानून बनाया कि जो सांप को मार के लाएगा, ये काले बिच्छू जो जहरीले मार के लाएंगे, उनको इतना पारितोषिक मिलेगा। कुछ ही महीनों के अंतर्गत उनको मारकर प्रस्तुत कर दिया और पारितोषिक मिलता गया। लेकिन 6 महीने के बाद स्थिति ये हुई कि वहां के प्रत्येक नागरिक के फोड़े निकलना शुरू हो गए। पूरे शरीर में स्किन कैंसर हो गया, और एक फोड़े को डॉक्टर ठीक करता था, दूसरा निकलता था, तीसरा निकलता था। बचा नहीं पाया लोगों को। और अंत तो गत्वा बाहर के वैज्ञानिक बुलाए गए। उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा, यहां कोई ऐसी चीज तो नहीं थी, ऐसा जीव तो नहीं था जो इस पृथ्वी पर रहता हो और आज न हो। बहुत विचार किया तो उन्होंने कहा, हाँ, एक जीव था, जहरीले जानवर, उनको तो मरवाया है। उन्होंने कहा, उत्तर सामने आ गया। जहरीले कीटाणु, जहरीले जानवर अगर नहीं होंगे, कीड़े नहीं होंगे, तो आप नोट कर लो, जहरीली गैस खाने वाले नहीं होंगे। और जब जहरीली गैस का उपयोग नहीं होगा, उपभोग नहीं होगा, तो वो जहरीली गैस यहां पर रहने वाली जनसंख्या को बहुत परेशान करेगी। स्किन कैंसर होगा और मर्जे होंगे।
अंततो गत्वा वही सांप विदेशों से मंगा के पुनः छुड़वाए गए और छुड़वाने के बाद उसके 4 और 6 महीने के अंतराल में वहां पुनः वातावरण सही हुआ। तो आज आवश्यकता इसकी है कि ये नेवला हैं, कांतर हैं, ये इस प्रकार के जीव, ये हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। जितने भी उस 84 लाख योनियां हों या जो भी हों, आप जितना भी मानते हो, वो सभी के सभी हमारे मित्र हैं और हमारा कुछ न कुछ वो कार्य करते हैं। जैसे एक उदाहरण और मैं दे रहा हूं, हम एक पंडित जी के पास गए। पंडित जी कहने लगे आप पर ग्रह चढ़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ग्रह कौन से चढ़े हुए हैं, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा ऐसा करिए, आटा लीजिए और चींटियों को देखिए जाकर के, जहां चींटियां हों वहां चींटियों को डाल डाल के चुनाते चलिए प्रतिदिन, या कुछ खास 2 दिन इस कार्य को कीजिए। ये कहा हमारे ज्योतिषी ने या पंडित जी ने या जो धर्म को मानते हैं उन्होंने। तो अभी अभी अगस्त 1914 में अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन में रोनाल्ड डार्न के मुताबिक ये उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चींटियां कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का काम करती हैं। अब विचार करिए, चींटियां अगर कार्बन डाइऑक्साइड को खाती हैं और वो कम कर देती हैं, तो जब चींटियां अंडे ले लेकर के बिलों से निकलती हैं बड़ी मात्रा में, तो हमारे घर के बुजुर्ग क्या कहते हैं? अब भाई पानी बरसेगा। कहते हैं नहीं कहते? कैसे पानी बरसेगा? कहीं ये चींटियां निकली हैं अंडे ले लेकर के, इसके माने पानी निकलेगा, पानी बरसेगा। जो विज्ञान कहता है उसी को वेद भी कहता है, कहीं कोई अंतर नहीं है। आप ये देखिए कि सतयुग छोड़ दो, ज्यादा पहले था, त्रेता को देखिए, द्वापर को देखिए, इन युगों में जो अस्त्र और शस्त्र थे, इन युगों में जो उड़ने के लिए जहाज थे या हेलीकॉप्टर थे, वो त्रेता में भी थे, वो आज भी हैं। उसकी तकनीकी में भले ही बदलाव आया हो, लेकिन उस समय भी थे, आज भी हैं। जब आज नहीं थे यहां, तब हम उनको गलत मानते थे, और आज जब हो गए, विज्ञान ने भी बता दिया, तो फिर हम मानने लगे कि हां, हमारा वेद शास्त्र भी ठीक कहता था। कितना अंतर है। वेद को पक्का साइंस ही करेगी। साइंस जब बता देगी तो वेद की बात पक्की हो जाएगी। तो पृथ्वी पर आप एक अत्याचार नहीं हो रहा। धरती को माता तो मानते हैं सभी, लेकिन माता पर ही पूरे अत्याचार हो रहे हैं। आप देख लो धरती को, धरती में फसल बोई हमने, उसमें खरपतवार पैदा हो गया, तो मैथास की क्योर, इन चीजों को नोट कर लो जिन पर कलम और पेंसिल है। मैथास की क्योर, ये वो मेडिसिन है, ये वो स्प्रे करने वाली मेडिसिन है कि मैथास की क्योर को और एट्राजाइन को, इन दो को कोई स्प्रे करेगा
तो वो ये न माने कि हम खाते रहे उस अन्न को, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। वो होशियार हो जाए, सावधान हो जाए कि उसका नहीं बिगड़ा तो उसके पुत्र का बिगड़ेगा, और उसका नहीं बिगड़ा तो उसके पोते का बिगड़ेगा। बहरहाल उनको प्रोस्टेट कैंसर आदि आदि इस तरह की बीमारियां निश्चित रूप से होंगी, और उसका कारण होगा सिर्फ मैथास की क्योर और एट्राजाइन। ये एट्राजाइन चूहों के शिशुओं से बनती है, और उसके बाद बना करके जिस खेत में से छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं, खेत का खरपतवार तो मर जाता है, लेकिन वो एक जहर हमारे लिए बो जाता है। सभी अन्न खाते हैं, सभी सब्जियां खाते हैं, आज हमारा ध्यान उधर नहीं है। हमने बहुत किसानों के बीच बैठ बैठ करके मैं बात करता हूं कि आखिर आप ऐसा क्यों करते? किसी वस्तु को खरीदने आप गए तो वो गलत भी हो सकती है आपके लिए, तो आप बेबस हैं, लेकिन आप स्वयं कृषि कर रहे हैं, और कृषि में जो पैदावार हो रही है वो जहरीली हो रही है। उससे आपका स्वास्थ्य नहीं टिक सकता। आज इस बात को भी देखो। दूसरा, पेड़ ऊंचा हो गया, जब पेड़ बड़ा हो गया तो पेड़ में बीमारी लगी। ये तो खरपतवार को मारने के लिए हमने किया था। जब बीमारी लगी पेड़ में, तो पेड़ की बीमारी को समाप्त करने के लिए हमने दूसरे दूसरे प्रकार की दवाओं को छिड़का। और एक तो वो दवा है जो मुझे तो सुनकर एक साथी हमारे पास में बैठते हैं हाउस में, केरल के हैं, एमपी, उन्होंने कहा हमारे यहां एक इंडोसल्फान का प्रयोग होता है। ये इंडोसल्फान इसी प्रकार की एक स्प्रे करने वाली दवा है, और इंडोसल्फान ने आज तक 5000 गर्भपात उस जिले में करवा दिए। इंडोसल्फान के कारण 400 मौतें हो गई, और 4000 लोग अपंग पैदा हो चुके हैं और हो रहे हैं। क्या करेंगे आप? भोपाल का गैस कांड आज भी रुला रहा है हमको। तो ये जितनी भी हमने प्रोग्रेस की है, उन्नति की है, प्रगति की है, वो प्रगति हम ही को मार रही है। चौहान साहब पक्षियों का हवाला बहुत दे रहे थे। हम कहां सचेत हैं उन पक्षियों के बारे में? आप एक बात का जवाब दे दो। ये क्या कारण है कि सड़कों पर 40 साल पहले कोई पक्षी, कोई भी जीव मरा नहीं मिलता था, उसकी डेड बॉडी सड़ते हुए हम नहीं देखते थे, और आज 50 किलोमीटर चलिए, 2-4 डेड बॉडी किसी न किसी की होंगी, कोई जीव मर गया होगा, और उसका वो मांस बिलख रहा होगा। कोई जंतु, कोई पक्षी उसको खाने वाला नहीं है। उसको खाने वाला था सिर्फ एक, और वो खाने वाला था गीध। गीध था जो इस मांस को खाता था। आप लोगों को याद होगा, इस पीढ़ी को सभी को याद होगा। ये छोटी छोटी बच्चियां इससे परिचित नहीं है, क्योंकि 20 साल पहले ही गीध यहां से रवाना हो गया। जानवर मरता था,
खींच के बाहर ले जाते थे वहां के लोग, और फिर चर्मकार उसके चमड़े को निकालते थे, और निकालने के बाद, निकालते ही पूरा नहीं निकाल पाते थे, तब तक 50, 60, 100 गिरद्ध इकट्ठे हो जाते थे। झुंड का झुंड वहां चारों तरफ लग जाता था, और जैसे मानो वो लड़ रहे हो कि हम पहले खाएंगे, हम पहले खाएंगे, ये स्थिति होती थी। आज कहां है गिरद्ध? और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या विचार किया किसी पर्यावरणविद ने? कहां चला गया वो गिद्ध? उन्होंने हमको नोटिस दे दिया कि हमारे लिए तो जीवन काल हो गया, मृत्यु के कगार में हम जा रहे, हम अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे, हम जो अंडा देते हैं वो अंडे गंदे हो जाते हैं, और जब हमारा वंश नहीं चलेगा तो हम यहां नहीं रहेंगे। क्या जानते हैं कि हम ही लोग अपनी पंचायत कर पाते हैं? वो बैठे सभी, और उन्होंने निर्णय लिया पंचायत की कि अब क्या किया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उठ चलो यहां से, इस देश को छोड़ दो। ये विभिन्न प्रकार के कृषि कर रहा है, और हमको तो वो मवेशी और तमाम प्रकार के ये पशु पक्षी जो मरते हैं वही खाना है, और जब वो खाना है तो फिर उससे हम बच्चों को बना नहीं पाएंगे, हम नपुंसक हो जाएंगे, और यहां से गीद उड़ गया हमें छोड़ के। आज चंडीगढ़ में इसकी जांच चल रही है, तो बहुत आश्चर्य होगा आज आपको ये सुनकर कि चंडीगढ़ में बहुत परसेंटेज में वहां का नागरिक नपुंसक होता चला जा रहा है। कारण क्या है? कृषि में ये एंडोसल्फान, ये एट्राजाइन, मेथाक्सी क्योर, इस प्रकार की दवाएं बहुत प्रयोग हुई हैं। इसीलिए हरियाणा, पंजाब, ये देश में सबसे अधिक पैदावार के प्रदेश माने जाते हैं। गेहूं, चावल सबसे अधिक पैदा करते हैं। क्यों? बड़ी मात्रा में वो रासायनिक खादों को डालते हैं, और बड़ी मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। आज इस सभी से पृथ्वी को बचाना पड़ेगा। पृथ्वी शांत, यदि आपने पृथ्वी को शांत कर लिया तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। पृथ्वी शांति, आपाह शांति। आपाह जल, जल को शांत करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात अभी कह रहे थे चौहान साहब कि उसमें अगर कोई गंदगी आ जाती है तो वो घड़ियाल, वो मगर, वो तकलीफ महसूस करते हैं। तो आज इन सारी बातों को हमें विचार करना पड़ेगा। जल की तो ये स्थिति है कि इसमें आर्सेनिक जहर है। आपको आश्चर्य हो जाएगा, जहां से जमुना निकली है, असलम साहब बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे, जहां से जमुना निकली है दिल्ली से, वहां से बीच होके चली है जमुना में, उसी के किनारे पूरे विश्व में जितना आर्सेनिक जहर का एरिया है, नंबर 2 पर दिल्ली में वो आर्सेनिक एरिया है। और आर्सेनिक जहर, एक बात और बता दूं, ये बुजुर्ग लोग होंगे वो जानते होंगे, घरों में कहते थे बुजुर्ग हमारे कि ये आर्सेनिक क्या है? अरे भैया ये तो संखिया खा लो, ये संखिया है। संख्या क्या थी? कई मारने के लिए जहर थी, आत्महत्या करने के लिए जहर थी। ये वो आर्सेनिक है। ये गंगा नदी को फर्रुखाबाद घटिया घाट से कन्नौज तक
जल को चेक किया गया तो उस टीम ने बताया कि इसमें 10% आर्सेनिक हो रहा है, और अगर 10% और इससे अधिक आर्सेनिक हो जाएगा तो हम सब उसके कोप भाजन बनेंगे। ये नहीं है कि हम गंगा जल नहीं पिएंगे। गंगा जल रिचार्ज तो होता है जमीन में, हर जल रिचार्ज होता है जमीन में, और जमीन में सूखेगा तो नीचे भी जल, अंडरग्राउंड जल दौड़ता है, और जब अंडरग्राउंड जल दौड़ेगा तो दौड़ते ही समय आप अपना हैंडपंप लगाए हैं बीच में तो उससे वो जल आ रहा है, आप समर लगाए हैं उससे वो जल आ रहा है, और वो जल विषैला है, जहरीला है। इसलिए उस जल को पी करके आप निश्चित बीमार होंगे, इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये आर्सेनिक, लेड, तमाम फैक्ट्रियां जमुना, गंगा इनके किनारे लगी हैं। क्यों लगी हैं? क्योंकि वो अपने वेस्टेज को उसमें डालने का काम करते हैं। सीधी नाली आती है, वेस्टेज उस फैक्ट्री का गंगा और जमुना जो भी चलता हुआ पानी हुआ उसमें डाल दिया। शायद हम लोग निकलते चले जा रहे हैं, जमुना जल मिलता है या इटावा में, जब त्योहार आता है तो हम लोग उसका आचमन करते हैं, बहुत स्नान करते हैं, और यहाँ तो